Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. This is revision series, quick revision series for ecology and environment. And thank you so much for your response from on my previous lectures. And I thought that let us do a series of revision for ecology and environment. बहुत सारे बच्चों ने comments किए थे ecology and environment जो MCQs मैंने provide किए. And I thought that you must be needing these क्विक रिविजन्स बिकॉज कमेंट्स में लिखा था बहुत सारे बच्चों ने. तो हम क्विक रिविजन करेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट सीरीज़ का. ठीक है, सबसे पहले हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो आपको पता है ऑटोट्रॉप्स हम किसको बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं सूरज की एनर्जी से, सन लाइट के हेल्प से. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद या कुछ एल्गी भी होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे देखो जो है सनलाइट की जो वेवलेंथ यहाँ पे लिखी है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं 400 nm to 700 nm, 400 nm to 700 nm. ठीक है, इसके बाद बात आती है हिटेरोट्रॉप्स की. हिटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे. जो ऑटोट्रॉप्स फूड बनाते हैं ना वो हिटेरोट्रॉप्स खाते हैं. तो हिटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं, जो किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे, फूड के लिए, खाने के लिए. ठीक है, जब ऑटोट्रॉप्स खाना बनाते हैं वो खाना एक तो ऑटोट्रॉप्स को खुद के लिए यूज़ होता है और हिटेरोट्रॉप्स वो खाना खाते हैं. तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हिटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं. जब ऑटोट्रॉप्स और हिटेरोट्रॉप्स मर जाते हैं तो वो डिटीरोवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए खाना बन जाते हैं. ठीक है, तो वो डिटीरोवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए खाना बन जाते हैं. कैसे? देखो, ऑटोट्रॉप्स की एक कैटेगरी है जो खुद खाना बनाते हैं, हिटेरोट्रॉप्स की दूसरी कैटेगरी है जो ऑटोट्रॉप्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं. ठीक है, अब आती है बात सैप्रोट्रॉप्स की. सैप्रोट्रॉप्स में दो कैटेगरीज आती है, एक तो आता है डिटीरोवोर्स और दूसरा आता है डिकम्पोजर्स. अब सैप्रोट्रॉप्स में जो पहली कैटेगरी है डिटीरोवोर्स, उनको हम डिटीरोवोर हम किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड या डिकेइंग प्लांट या एनिमल खाएगा एज अ फूड. जो पड़ा हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, जो पड़ा हुआ मरा हुआ जानवर होता है, प्लांट होता है, उनको वो खाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पड़े हुए सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उनको हम डिटीरोवोर बोलते हैं. डिटीरोवोर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जैसे बैक्टीरिया होते हैं, या लार्जर ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई, इंसेक्ट, वर्म या क्रूटिसेंस. ठीक है, तो वो आते हैं किसमें? डिटीरोवोर में. अब डिटीरोवोर हेल्प टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल फॉर्म एंड आफ्टर दैट decomposers are organisms that will further simplify the process of humidification and mineralization. तो डिटीरोवोर क्या करते हैं? जो डेड होते हैं ना प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको वो उनसे अपना खाना निकालते हैं. लेकिन जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, तो डिटीरोवोर्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में. और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो फर्दर सिंपलीफाई करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को उनसे भी छोटे मॉलिक्यूल्स में, और मिनरल्स लेते हैं और जो है उसको हम ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन बोलते हैं. तो और मिनरल्स उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो चार कैटेगरीज हमने देखी. सबसे पहली कैटेगरी हमने देखी ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स की. ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, यूजुअली इनका ग्रीन कलर होता है. उसके बाद हमने देखे हिटेरोट्रॉप्स. ठीक है, हिटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं. उसके बाद हमने देखा सैप्रोट्रॉप्स में दो कैटेगरीज हमने देखे. ठीक है, एक देखा डिटीरोवोर्स और दूसरा देखा डिकम्पोजर. जो डिटीरोवोर्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको खाना खाते हैं. जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उन जो सड़े हुए जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलीफाई करके, उनको और ब्रेक डाउन करके वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई? क्विक रिवीजन हो रहा है, इतना समझ में आ गया? ओके. इसके बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी में. ये तो बेसिक थी एक कैटेगराइजेशन ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेस ऑफ मेकिंग फूड, ऑन द बेस ऑफ वेयर दे हैव देयर फूड. ऑटोट्रॉप्स, हिटेरोट्रॉप्स एंड सैप्रोट्रॉप्स. ओके. उसके बाद इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोम्स और यूट्रोफिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो आपको क्या याद रखना है. सबसे पहले जो लोवेस्ट यूनिट होता है ना वो होता है सेल. क्या होता है? सेल का.
हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। प्लांट्स जो होते हैं, एक प्लांट होता है, एक दरख्त होता है, एक पौधा होता है, उसकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है? वो भी सेल्स की बनी होती है। हम में अलग सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स, और उनमें प्लांट सेल्स होते हैं, क्योंकि एनिमल और प्लांट सेल में फ़र्क है। आप उसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा ये। देखो, अब सेल जो है, सेल बेसिक यूनिट है। अब जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है तो हम बन जाते हैं, एक इंडिविजुअल बनता है, या एक एनिमल बनेगा, या ह्यूमन बनेगा, प्लांट बनेगा। तीनों ऑर्गेनिजम्स क्या है? एक सेल्स के बने हुए होते हैं। जब डिफरेंट सेल्स इकट्ठे हो जाती है तो एक इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल क्या है? बेसिक लेवल सेल की है, सेल से इंडिविजुअल बनता है। अब बहुत सारे, जैसे इंसान, एक बहुत सारी सेल से मैं बनी, बहुत सारे सेल से दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, तो बहुत सारे इंसान बने। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जब इंडिविजुअल्स अब इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ हो जाती है, तो नेक्स्ट लेवल क्या बनता है? उससे हायर लेवल आ जाती है, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। व्हेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह रहती है तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक जगह पे होती है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारी इकोसिस्टम्स एक बड़े एरिया में होती है, उसको हम बायोम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। और डिफरेंट बायोम्स अर्थ पे रहते हैं, जहाँ हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ पे हम सॉइल का इस्तेमाल भी करते हैं, हम वाटर का इस्तेमाल भी करते हैं, हम एयर का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और जहाँ पे तीनों जो है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर मिल जाते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आप देखा होगा लेवल्स ऑफ, ये क्या है? पहले आएगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? पहले आएगा सेल, उसके बाद आएगा इंडिविजुअल, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद इको सिस्टम, और इको सिस्टम के बाद क्या आएगा? बायोम। क्या आएगा? बायोम। ठीक है, और बायोम के बाद क्या आएगा? बायोस्फीयर। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम वाटर इकोसिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है, उनको उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है लोटिक, दूसरा होता है लैंटिक। लोटिक होता है ऐसा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो मूविंग, जहाँ पे मूविंग वाटर होता है, जो चलता रहता है पानी। ठीक है, जैसे रिवर होता है ना। दूसरा होता है लैंटिक। लैंटिक होता है स्टैगनेंट वाटर सिस्टम, जो एक जगह पाउंड में एक जगह पानी रुका है, उसको हम बोलते हैं लैंटिक इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम टेरिस्ट्रियल भी होती है, एक्वेटिक भी होती है। टेरिस्ट्रियल हो गए जो लैंड पे होते हैं इकोसिस्टम्स, उनको हम टेरिस्ट्रियल बोलते हैं। जो पानी में होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। जो वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं ना, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं क्या? लोटिक, मूविंग वाटर, और दूसरा होता है लैंटिक, स्टैग्नेंट इकोसिस्टम, स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम्स में मैंने आपको बोला, जहाँ पे हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिल जाते हैं, वो बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, क्योंकि हम सॉइल का इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन में, पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, प्लांट्स को वाटर देने के लिए, और एयर का हम खुद ब्रीथिंग करते हैं। तो हम एक बायोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, सो ये बायोस्फीयर का है। ये देखो, लिथोस्फीयर ये सॉइल है, हाइड्रोस्फीयर ये पानी है, और एयर, एटमॉस्फेयर यहाँ ऊपर है, तो ये पूरा बायोस्फीयर बनता है और जोन ऑफ लाइफ बनता है। क्योंकि अब मुझे बताओ, अगर इन तीन पोर्शंस में कोई एक नहीं होगा, क्या हमारी लाइफ सस्टेन करेंगे? नहीं। अगर हमारे पास लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, और पानी नहीं है, वी डोंट हैव एनी वाटर, क्या प्लांट्स रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या एनिमल्स रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या ह्यूमंस रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ओके, इफ वी हैव वाटर एंड वी हैव लिथोस्फीयर, वी हैव सॉइल, और एयर नहीं है हमारे पास, तो क्या O2 ऑक्सीजन के बगैर रह पाएंगे? तो एयर के बगैर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ना ही प्लांट्स, ना ही एनिमल्स, ना ही ह्यूमंस। और ऐसे ही अगर हमारे पास वाटर और एयर होगा और लिथोस्फीयर नहीं होगा, तो सॉइल के बगैर, लैंड के बगैर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सो इट्स वेरी, इसको हम जोन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, बायोस्फीयर को। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, मेंबर्स ऑफ सम स्पीशीज विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन हम बोलते हैं कि किसी भी स्पीशीज़ की जो मेंबर्स होते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है पैदा कर सके, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन रेट को हम डिटरमाइन किससे करते हैं? फर्टिलिटी से, मोर्टेलिटी से, इमिग्रेशन से। कि पॉपुलेशन रेट, अभी पॉपुलेशन कितनी है, ज़्यादा है, कम है, बढ़ेगी, कम हो जाएगी, डिपेंड करेगा फर्टिलिटी पे, मोर्टेलिटी पे, इमिग्रेशन पे, कि बाहर से अंदर, यहाँ हमारे पास कितने आए लोग, ठीक है, यहाँ से बाहर कितने गए,
डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन रेट इंक्रीज ही हो जाएगा, डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगा। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन फिर भी बढ़ जाएगी, कि पैदा बहुत हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पीशीज़ की बात करेंगे, उसमें आता है नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीशीज़। नेटिव स्पीशीज़ हम किसको बोलते हैं? ओरिजिनेटेड इन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, कॉटन, बैम्बो। कि नेटिव स्पीशीज़ हो गया किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में कोई भी स्पीशीज़ उग गई या कोई भी स्पीशीज़ बढ़ गई किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बगैर, खुद ही यहाँ से पहले से ही है, खुद ही बढ़ गई नेचुरल सिस्टम में, उसको हम नेटिव स्पीशीज़ बोलेंगे। नॉन नेटिव स्पीशीज़ हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली फ्रॉम अदर जियोग्राफिकल एरिया हैबिटेट। तो नॉन नेटिव स्पीशीज़ होगी जो यहाँ की नहीं थी, बाहर से लाई गई। अब नेटिव स्पीशीज़ होती है किसी जियोग्राफिकल एरिया में कोई नेचुरली यहाँ पे है, कोई किस्म है, कोई फ्रूट है, कोई सीरियल है, ठीक है। लेकिन नॉन नेटिव स्पीशीज़ होता है जब डेलिबरेटली हमने इंटेंशनली बाहर से कोई लाया, जैसे हमने चाइना से टी लाई, चाय लाई, कॉफ़ी लाई इथोपिया से, पोटैटो लाई पुर्तगीज़ से, वो हो गई नॉन नेटिव स्पीशीज़, क्योंकि वो हमारी अपनी नहीं है, वो हमने बाहर से इंट्रोड्यूस कराई। कभी कभी डेलिबरेटली हम करते हैं, इंटेंशनली, कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटली खुद आते हैं बीज किसी चीज़ के साथ, वो यहाँ पे उग गए और फिर वो भी बढ़ गए। तो नेटिव स्पीशीज़ हो गई जो यहाँ की ओरिजिनली होती है, नॉन नेटिव होती है जो हम बाहर से लाते हैं। ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज हम किसको बोलते हैं? दो स्पीशीज विच आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ऐसी स्पीशीज जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल सिर्फ उन्हीं लोकेशंस पे मिलेंगी उनको हम बोलते हैं एंडेमिक। एग्जाम्पल जैसे एशियाटिक लॉइन है, एंडेमिक टू गुजरात, या पर्टिकुलरली गुजरात पे मिलते हैं एशियाटिक लॉइन। रेड सैंडर्स endemic to eastern Ghats, moist deciduous forest of eastern Ghats, Seshalam Hills National Park, Andhra Pradesh region is famous for Tirupati Temple. It is protected under the Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972. जो एशियाटिक लॉइन है वो एंडेमिक कहाँ की है, मतलब वो कहाँ किस पर्टिकुलर एरिया में होते हैं? गुजरात में। लेकिन जो रेड सैंडर्स है ना, ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स के मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, सशलम हिल्स के पास आंध्र प्रदेश रीजन में। हम बोलते हैं कि रेड सैंडर्स आर एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश, रेड सैंडर्स आर एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं। ठीक है। वाइल्ड डूरेन आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स एंड इट इज़ अ कीस्टोन स्पीशीज़। तो वाइल्ड डूरेन जो है एक और स्पीशीज़ है, ये वेस्टर्न घाट्स की एंडेमिक स्पीशीज़ है कि ये उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। एंडेमिज्म इज़ वेरी हाई इन, एंडेमिज्म कहाँ पे ज़्यादा है, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स नियर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ाए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मैंने पढ़ाए इन डिटेल। अगर किसी ने नहीं देखा वो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप चेक करके देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स के पास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। वहाँ पे एंडेमिज्म बहुत हाई है, वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है जो कि बिल्कुल उसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करती है। जैसे नीलगिरी तहार वहाँ पे मिलता है, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में नीलगिरी तहार मिलता है जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। लॉइन टेस्ड माकाओ मिलता है। नीलकुरुंजी, नीलकुरुंजी जो है ना, ये एक फ्लावर है, एक फूल है, श्रब है एक, दैट ग्रोज इन शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर्स। देखो इसका मुझे यहाँ पे ये बताने का मतलब ये था, जो एंडेमिज्म होता है, एंडेमिक स्पीशीज़ होता है जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक जोन में होती है। जैसे मैंने आपको बोला एशियाटिक लॉइन ज़्यादा गुजरात में होते हैं, ऐसे ही जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंडेमिज्म पाया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका का रीजन में आता है, 3 स्टेट्स के रीजन में आता है। वहाँ पे एंडेमिज्म बहुत हाई है, मतलब वहाँ पे उस एरिया में पर्टिकुलरली उसी एरिया में पाए जाते हैं नीलगिरी तार, जो कि ज़्यादातर तमिलनाडु की मुकुरुती नेशनल पार्क में मिलती है। लॉइन टेसिड मका मिलता है। नीलकुरुंजी एक ऐसा फूल है, उसको ये श्रब है जो कि शोला फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पे उगता है। ये 12 साल में एक बार ब्लूम होता है। ठीक है, ये 12 साल में, इट ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में सिर्फ एक बार ये ब्लूम होता है, ब्लूम करता है। ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे ना, वहाँ पे भी एंडेमिज्म हाई है, वहाँ पे भी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती है जो पर्टिकुलरली उसी जियोग्राफी में होती है। इंडो बर्मा ईस्टर्न हिमालय जो होती है ना हमारी, जो ऐसे ही हमारा मैप है, ये इस साइड से होती है ईस्टर्न हिमालयाज। इंडो बर्मा, क्योंकि बर्मा भी म्यांमार यहाँ से है ना, तो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसको बोला जाता है, बिकॉज इट लाइज इन द जंक्शन ऑफ 3 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। ठीक है। वहाँ पे भी एंडेमिज्म हाई है, एक तो वेस्टर्न घाट्स में, दूसरा ईस्टर्न हिमालयाज में,
तीसरा सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में निकोबार आइलैंड के पास, वहाँ पे भी एंडेमिज्म हाई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आई थिंक मैं आज ये पहला लेक्चर था, मैं यहाँ तक ही रखूँगी सो दैट कि मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए कि शैल आई कंटिन्यू दिस सीरीज़, कि मैं आपको पूरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। कोई भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दो, कोई भी आप एसएसबी का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो या यूपीएससी का एग्जाम दो, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। मैंने इसको बहुत स्मार्ट वे में बनाया है इन नोट्स को। अगर इफ़ यू वांट टू मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो मैं एक हाफ एन आवर का आपको रोज़ प्रोवाइड करूँगी ये जो लेक्चर सीरीज। ठीक है, बाकी लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।